नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में हम बात करते हैं रियल एस्टेट से जुड़े अहम खबरों की, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करते हैं अहम मुद्दों पर। तो शुरू करते हैं आज का शो और सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स। कई प्रॉपर्टी पोर्टल्स पर जारी है ध्वस्त हो चुके ट्विन टावर के फ्लैटों का विज्ञापन। कई प्रॉपर्टी साइट्स ट्विन टावर को दिखा रही अंडर कंस्ट्रक्शन, तो कई जगह प्रोजेक्ट को बताया गया रेडी टू मूव। भ्रामक विज्ञापन पर चर्चा। बीते 2 साल में लग्जरी प्रॉपर्टी में दिखा शानदार रेंटल ग्रोथ, सिंगल डिजिट में रहा कैपिटल एप्रिसिएशन। रेंटल ग्रोथ के मामले में मुंबई का वर्ली अव्वल, बेंगलुरु के राजाजी नगर में भी बम्पर रेंटल ग्रोथ। एनरॉक की रिपोर्ट पर चर्चा। एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट में ब्लैकस्टोन बेचेगा हिस्सा, ब्लॉक डील के जरिए $40 करोड़ में होगा सौदा। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी खरीदेगा इंडियन रीट एम्बेसी में हिस्सा। मुंबई में दिखा महिला सशक्तिकरण का सबसे सटीक उदाहरण, पूरी तरह से महिलाओं की लीडरशिप में बन रहा होटल प्रोजेक्ट अगले साल मई तक होगा तैयार। देखिए खास सेगमेंट। बुलेट पॉइंट्स के बाद अब बात रियल ट्रेंड्स की। रियल ट्रेंड्स में आपको एक गौर करने वाली खबर दिखाते हैं। आज आपको घर खरीदना हो या किराए पर लेना हो तो आप क्या करते हैं? जाहिर है आप प्रॉपर्टी पोर्टल्स पर डिटेल्स देखते हैं, लेकिन क्या हो अगर आपको प्रॉपर्टी पोर्टल्स ही गुमराह कर रहे हो? तो 28 अगस्त की तारीख आपको याद होगी, भारतीय रियल एस्टेट के इतिहास का सबसे अहम दिन, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुपरटेक ट्विन टावर्स को ध्वस्त किया गया। टावर्स भले ही ध्वस्त हो गए हों, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि तमाम ऑनलाइन पोर्टल्स अब भी उन टावर्स के फ्लैट धड़ल्ले से बेच रहे हैं और इन साइटों पर ट्विन टावर का स्टेटस कहीं रेडी टू मूव तो कहीं अंडर कंस्ट्रक्शन नजर आ रहा है। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि खुद सुपरटेक कंपनी भी अपनी साइट पर, अपनी वेबसाइट पर इन टावर्स को अंडर कंस्ट्रक्शन दिखा रही है। अब सवाल उठता है कि इन वेबसाइटों के भ्रामक विज्ञापन के चलते अगर कोई ग्राहक किसी फ्रॉड के चंगुल में फंसता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये कितनी बड़ी दिक्कत है और कैसे फ्रॉड को निमंत्रण दे सकती है, समझने की कोशिश करते हैं होम बायर संगठन एफपीसीई के प्रेसिडेंट और सीएससी रेरा के सदस्य अभय उपाध्याय से। अभय जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अभय जी, इन पोर्टल्स की कोई जिम्मेदारी है या नहीं है, या सब कुछ राम भरोसे चल रहा है? दीपक जी, बहुत ही आश्चर्यजनक चीज जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत ही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बयान करें। कहने वाले तो शायद ये भी कह देंगे कि जो होम बायर है, जो खरीदार है, उसको भी अपनी होमवर्क करनी चाहिए। तो चलिए, वो होमवर्क तो करता, और शायद इतने सारे लोग अगर आज घर में लेकर के और फंसे और उनको घर नहीं मिला, लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं, तो उन्होंने शायद होमवर्क नहीं किया होगा। 1 मिनट के लिए मान ली भी जाए, रेगुलेशन जो हमारे देश में जो रेगुलेटरी प्रक्रिया है वो क्या करिए, कहाँ पे उनका रोल कहाँ पे आता है? अगर पहली बात तो ये है कि जो वेबसाइट है, क्या वो लोग क्या इसको मॉनिटर नहीं करते हैं कि किस तरह की चीजें लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं उनके पोर्टल पे आकर के? क्या कोई उनके अंदर में सेल्फ रेगुलेशन की कोई मैकेनिज्म है कि नहीं है, कि अगर वो जब गिर गया तो वो सारे उस तरह के जो ऐड दिए गए थे उसको तुरंत विड्रॉ कर लिए जाने चाहिए थे? अगर वैसा नहीं होता है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या उनको ये पता है कि अगर वो इस तरह की चीजें रन करते रहेंगे और कोई उसमें फंस के अगर डील कर जाए तो कोई कानूनी कार्रवाई उन पर शायद नहीं हो सकती? क्या इस बात का उनको भरोसा था? क्यों नहीं इसे हटाया गया? तो मेरे को ये बात थोड़ी समझ में कम आ रही है कि क्या रेगुलेटरी मैकेनिज्म इसमें फेल हो रहा है। और दीपक जी, सबसे आश्चर्य की बात मेरे को ये लग रही है कि आज हम लोग के पास में रियल एस्टेट सेक्टर में रेगुलेटर है जो आज से 5 साल पहले नहीं था। आप मेरे को बताइए, इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर के जो भी चीजें हो रही हैं, क्या सेबी जो एक्शन लेता है तो क्या इनसाइडर ट्रेडिंग करने वाला खुद जाके सेबी को बताता है कि मैंने इनसाइडर ट्रेडिंग की है? उनको कैसे पता चलता है? बिल्कुल ठीक बात है कि सेबी का एक मजबूत निगरानी का मैकेनिज्म है, लेकिन सर समझने वाली बात यह है कि प्रॉपर्टी पोर्टल्स के लिए कोई रेगुलेटर है या नहीं। और बड़ा सवाल, जब रेरा ब्रोकर्स को रेगुलेट करता है तो फिर इन प्रॉपर्टी पोर्टल्स पर क्यों अंधेर मचा हुआ है? डिजिटली ही सही, लेकिन ब्रोकर्स का किरदार तो ये पोर्टल्स भी निभा रहे हैं ना। दीपक जी देखिए, अगर आप रेरा के कानून के हिसाब से जाएंगे तो उसमें कहीं ये नहीं, उसमें सीधा बोला गया है प्रमोटर और रियल एस्टेट एजेंट। रियल एस्टेट एजेंट जो है वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। इसका उन्होंने ये नहीं कहा है कि अगर पोर्टल के थ्रू होता है तो पोर्टल एजेंट नहीं बनता है। ये सारी चीजें तो रेगुलेटर को तय करनी है कि जो भी आदमी आज रियल एस्टेट सेक्टर में डील कर रहा है या कराने में मदद कर रहा है, या तो वो प्रमोटर की कैटेगरी में आएगा या वो रियल एस्टेट एजेंट की कैटेगरी में आएगा। इसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे इतनी बात मात्र इस बात की है कि रेगुलेटर को है, क्या उनको पता था
क्या उनके उनके संज्ञान में ये बातें थी कि इस तरह से चीजें चल रही हैं? अगर नहीं थी तो इस तरह की प्रणाली उन्होंने डेवलप करने की कोई कोशिश की 5 सालों में? ये बात मैं भी कितनी बार कह चुका हूं। मेरे आप अगर स्टेटमेंट देखेंगे, मैंने भी कहा है, मैंने स्टेटमेंट भी दिया है कि ये सिस्टम इनको डेवलप, जिसको स्मार्ट इंटेलिजेंस इनपुट की बात मैं कर रहा हूं, इस तरह के सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे। क्यों नहीं डेवलप हो रहे हैं? तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि ये रेगुलेटर जो है या तो वो फेल हो रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि वो कुछ ऐसा काम, मतलब उनका जो पूरा एफर्ट है वो किसी और दिशा में फोकस है, बजाय कि वो ये देखें कि कैसे होम बायर को प्रोटेक्ट किया जाए। बिल्कुल, यानी अब भी निगरानी को लेकर रेरा कमजोर दिख रहा है। ये तो ट्विन टावर की बात है, लेकिन ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट हैं जिनमें 10-10 साल से काम अटका पड़ा है, लेकिन प्रॉपर्टी पोर्टल्स उनका विज्ञापन कर रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड में हम बात कर रहे हैं पारदर्शिता की, लेकिन क्यों ये प्रोजेक्ट की सही स्थिति नहीं दिखाते हैं? यहीं पे तो दीपक जी, सारी जो रेरा का जो क्रियान्वयन है उसमें किस तरीके से इन लोगों ने बड़े बड़े होल कर दिए, यही तो ये चाहिए आप जो कर रहे हैं, ये तो वही चीजें दिखा रही हैं। इसी बात को तो हम लोग कह रहे हैं, मतलब लास्ट 5 सालों से हम लोग यही बात को चिल्ला रहे हैं कि देखिए दीपक जी, अगर इसको मैं दूसरी तरीके से बोलूं तो मेरे को लगता है कि रेरा में ये जो डेविएशन आ गया ना, ये आ गया कि हम पहले रेरा को, पहले जो कमियां हैं, जो मेल प्रैक्टिसेस हैं, उसको हम बाद में ठीक कर लेंगे, पहले रियल एस्टेट सेक्टर को डेवलप करें। रेरा को जो लाया गया था वो इसलिए नहीं लाया गया था कि रियल एस्टेट को किसी सेक्टर के, आज भी हम लोग 2005-6 में जिस ऊंचाइयों पर ये सेक्टर था वहां पे हम नहीं पहुंच पाए हैं। और उसका कारण केवल एक ही है कि लोगों को ये बात समझ में आ गई कि इस सेक्टर में इतनी कमियां हैं, इतनी चोरियां होती हैं, इतने घपले होते हैं कि लोगों का विश्वास इस पर से उठ गया। तो आज अगर आप खाली विश्वास को वापस लाने के लिए जो कमियां थी उसको दूर करने में अगर फोकस किए होते ये 5 साल, तो अब तक लोगों का काफी विश्वास बढ़ गया होता। अब सर, साफ और सीधा सवाल यह है कि आखिर इस समस्या का, डिजिटल भ्रामकता का हल क्या है? देखिए दीपक जी, अभी तक की जिस तरह की चीजें चल रही हैं, मेरे को इसमें कोई संदेह नहीं नजर आता है कि पहले के मुकाबले रेरा में अभी चीजें इंप्रूव हुई है। लास्ट 2 सालों में अगर आप देखेंगे तो रेरा कई एक प्रावधान को यूज कर रहा है जिसमें बिल्डर पे पेनल्टी लग रही है। कई एक ऐसे अभी ऑर्डर पास की है जिसमें कि कंस्ट्रक्शन का काम होम बायर एसोसिएशन को दिया गया है। कई प्रोजेक्ट छीन लिए गए हैं, डिलिस्ट किए गए हैं। चीजें डेफिनेटली पहले से, जो पहले 4 साल हुए और लास्ट 1-1.5 सालों में बदलाव तो आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे को आज भी ये लगता है कि वो समय अभी भी नहीं है जब हम ये बोल पाए कि रेरा में अगर कोई प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है या रेरा हमारे स्टेट में अच्छी तरह से काम कर रहा है, तो मेरा ये विश्वास हो जाए कि कहीं से भी कुछ भी देख के अगर हम घर खरीद लेंगे तो मेरा हम ठीक ही करेंगे, कोई गलती नहीं होगी। जब तक कि रेगुलेटर और प्रमोटर और हम लोग सारे मिल करके और सरकारें मिल करके इस सेक्टर को पूरा ठीक ना कर दें, इसका एक ही समाधान जो मेरे को समझ में आ रहा है, और वो केवल और केवल हम लोग कर सकते हैं, जो होम बायर है वो कर सकते हैं, कि आप केवल उन्हीं घर को खरीदें जो अपने आंख से देखें, जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया हो, जिसके सारे ओसी और सीसी और सारे पेपर कंप्लीट। बिल्कुल सही। सबसे शानदार हल तो यही है कि देख समझकर तैयार प्रॉपर्टी ही खरीदी जाए। हालांकि यूपी और महाराष्ट्र रेरा से हमने पता किया तो उनका कहना है प्रॉपर्टी पोर्टल्स को लेकर शिकायतें मिली हैं, लेकिन पोर्टल्स की दलील है कि हम सिर्फ होस्टिंग करते हैं, फ्लैट की खरीद फरोख्त पर कमीशन नहीं लेते हैं। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप कमीशन नहीं लेते हैं तो भ्रामक और गलत जानकारी के जरिए घर खरीदारों को गुमराह करेंगे। हालांकि आगे इस पर और विस्तार से हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अभी आपका अभय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं अगले रियल ट्रेंड्स की। रियल ट्रेंड्स में अब बात करते हैं लग्जरी मार्केट में तेजी से बढ़ रहे रेंटल ग्रोथ की। एनारॉक ने देश के टॉप 7 शहरों के लग्जरी हाउसिंग मार्केट पर स्टडी की है और इन शहरों के प्राइम लग्जरी एरिया में शानदार एप्रिसिएशन देखने को मिला है। यह स्टडी औसत 2000 वर्ग फीट के घरों को ध्यान में रखते हुए की गई है। इनमें सबसे अधिक रेंटल ग्रोथ मुंबई के वर्ली और बेंगलुरु के राजाजी नगर में देखने को मिला है। बाकी शहरों का क्या हाल है, जानते हैं रिपोर्ट की बारीकियां एनारॉक के रिसर्च हेड प्रशांत ठाकुर से। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आमतौर पर इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट में 3 से 4% रेंटल यील्ड है, लेकिन बीते 2 साल में डबल डिजिट रेंटल ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि वाकई शानदार है। रिपोर्ट में जिन एरिया का आपने जिक्र किया है, सिर्फ वहां ग्रोथ है या शहर के दूसरे इलाकों में भी मौजूद लग्जरी प्रॉपर्टी में अच्छा एप्रिसिएशन है?
अगर आप देखिए अचानक से लग्जरी सेगमेंट में तेजी आई है, चाहे वो कैपिटल वैल्यू में हो चाहे रेंटल वैल्यू में हो। अगर इसके पीछे अगर आप कारण देखिए तो आप ये देखेंगे कि कोविड के बाद हमने जो रिकवरी देखी है, अनफॉर्चुनेटली वो आपका देखिए ड्रिवन बाय अपर मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास से है। ये चीज आप देखिए हर दूसरे इंडस्ट्री में दिख रही है, जहां महंगी गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं कंपेयर टू लो एंड कार, हाई एंड फोन ज्यादा बिक रही हैं। और सेम ट्रेंड अगर आप देखिए हमें रियल एस्टेट में भी देखने को मिला है। अब रही बात, ये जो वृद्धि हम जो बात कर रहे हैं, ये अक्रॉस द प्रोजेक्ट है या किसी सेलेक्टेड प्रोजेक्ट में है। तो हमने ये देखा है अपने रिसर्च और सर्वे में कि लोकेशन स्पेसिफिक प्राइस इंक्रीज हुए हैं। वो कैपिटल वैल्यू की भी आप बात कर ले चाहे रेंटल वैल्यू की भी बात कर ले, ना कि हर सेगमेंट या हर प्रॉपर्टी में हुई है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग अब अच्छे लोकेलिटी, अच्छे डेवलपर या ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ पे एमिनिटीज काफी अच्छे हो, आसपास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे अच्छा हो, वहां पे लोग प्रेफर कर रहे हैं और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा रेंट भी पे करने के लिए तैयार है। प्रशांत जी, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिहाज से भी इन एरिया में ग्रोथ दिख रही है। शहर के बाकी हिस्सों की प्रॉपर्टीज में कैसा कैपिटल एप्रिसिएशन है? नहीं नहीं, कैपिटल अप्रिसिएशन अगर आप देखिए तो देखने को मिला है। भले वो रेंटल अप्रिसिएशन जितना नहीं हो, पर फिर भी 2 से 8% के बीच में कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ है। और अगेन इसमें भी वही देखा गया, जो प्रोजेक्ट अच्छे लोकेशन में, देखिए ये डिमांड और सप्लाई की बात है। तो मेरे ख्याल से जो कैपिटल अप्रिसिएशन हो रहा है वो आ, अच्छे हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट में ज्यादा देखने को मिल रहा है। और चूंकि बढ़ते हुए कॉस्ट की वजह से, अभी आप देखिए इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से चीजों की दाम वैसे भी बढ़ जाती है। तो हो सकता है बहुत सारे घर जो कि कैपिटल एप्रिसिएशन नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होता, लेकिन इस इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट की वजह से उनका ऑलरेडी एप्रिसिएशन हो गया है। पर वो ज्यादातर इन्फ्लेशन की वजह से हुआ, जहाँ पे इनपुट कॉस्ट मटेरियल बढ़ गया है। तो जो घर मैंने आज से 4 साल 5 साल पहले लिया था, आज के डेट में अगर मैं बेचने चाहूँ तो कैपिटल एप्रिसिएशन नॉर्मली हो ही उसका है, पर उसमें इन्फ्लेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। प्रशांत जी, टॉप शहरों की लग्जरी प्रॉपर्टी में तो रेंटल और कैपिटल ग्रोथ की बात हमने कर ली, लेकिन इन्हीं शहरों में मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट में रेंटल और कैपिटल ग्रोथ को लेकर क्या हाल है? वैल्यू चेन में वो लोग ऊपर गए हैं जो कि पहले बजट सेगमेंट में रहते थे और उन्होंने कोविड के बाद अपग्रेड करके थोड़े हाई एंड घरों में गए हैं, जिसकी वजह से रेंटल्स उधर बढ़े हैं। लेकिन जो अफोर्डेबल के आपके टारगेट कस्टमर्स थे, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं, एसएमईज और एमएमएसई से आते हैं, वहाँ अभी भी थोड़ा बहुत असर दिख रहा है। कोविड के वजह से जिनकी रोजगारें गई हैं, जिनका थोड़ा बिजनेस अभी स्लो डाउन है, तो ऐसे लोग अभी भी अपने खर्चों को कंट्रोल कर रहे हैं और वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं अपने अफोर्डेबल घर में रहने के लिए। दूसरा, हमने ये भी ट्रेंड देखा है कि आज के डेट में लोग सेकेंड होम या हॉलिडे होम काफी टीयर 2 सिटीज में खरीद रहे हैं, जो टीयर 1 में रहते हैं। जैसे बॉम्बे से लोग लोनावला हो गया या फिर अलीबाग जैसे शहर में खरीद रहे हैं, या फिर अगर आप नॉर्थ की तरफ देखें तो चंडीगढ़, पंचकुला, इन सब जगहों पे, तो वहां पे हमने कैपिटल अप्रिसिएशन देखी है। प्रशांत जी, प्राइस बढ़ रहे हैं, अप्रिसिएशन भी हो रहा है, ब्याज दरें चढ़ रही हैं, ऐसे में एंड यूजर और निवेशक के लिए क्या राय होगी? एंड यूजर के लिए तो मुझे लगता है कि खरीदने का समय, मैं काफी पहले से बोलता रहा हूँ, अभी भी काफी सही है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट हालांकि बढ़ने शुरू हो गए, फिर भी अभी आपके बाकी अगर आप देखें आज से जो 10 साल पहले इंटरेस्ट रेट हुआ करता था उसके तुलना में अभी भी कम है। प्राइस की हम बात करें, डेवलपर्स ने बहुत ही संयम बरता है इस हाई इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में भी। उन्होंने प्राइस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाए हैं, बहुत कंट्रोल वे में प्राइस बढ़ाए, जहाँ उन्होंने कुछ परसेंटेज ऑफ प्राइस खुद से एब्जॉर्ब किए, कुछ अभी उन्होंने पास ऑन किए हैं। अभी फेस्टिव सीजन में उम्मीद है काफी स्कीम्स वो रोल आउट करेंगे, तो मेरे ख्याल से एंड यूजर्स के लिए तो ये समय काफी अच्छा है खरीदारी के लिए। अगर निवेशकों की मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए सही है। लेकिन अगर कोई रियल एस्टेट को शॉर्ट टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा है, तो मेरे ख्याल से ये सही समय नहीं है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। यानी ओवरऑल देखें तो बड़े घर की चाहत के चलते डिमांड बढ़ी है, या तो लोग बड़े घर खरीद रहे हैं या फिर रेंट पर रह रहे हैं, जिसका सीधा असर रेंटल ग्रोथ और कैपिटल ग्रोथ में देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका प्रशांत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार है नारी शक्ति से जुड़ी एक खास खबर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसको देखकर आपको नारी शक्ति की असीम क्षमता का पता चलेगा। मुंबई में एक ऐसा कमर्शियल होटल प्रोजेक्ट बन रहा है जिसका नेतृत्व पूरी तरह नारी शक्ति कर रही है, यानी टफेस्ट जॉब में से एक कहे जाने वाले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के सभी विभागों को महिलाएं लीड कर रही हैं। देखिए मेरी खास रिपोर्ट। संस्कृत में एक वाक्य है, नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारास्ति, यानी महिलाएं समाज की आदर्श शिल्पकार होती हैं। और ये बात आपको मुंबई में बन रहे टाटा प्रोजेक्ट्स के इस होटल साइट पर साफ तौर पर नजर भी आएगी। शांता क्रूज में एयरपोर्ट के पास पौने 2 एकड़ पर यह टाटा का अंडर कंस्ट्रक्शन जिंजर होटल है। पूरी तरह से बनने के बाद यहाँ 371 कमरों का आलीशान होटल होगा। लेकिन जो बात इस प्रोजेक्ट को सबसे अलग बना रही है वो कुछ और है। तो मैं मुंबई में हूँ और मुंबई में ये मेरे पास में इधर एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट के पास ये एक कंस्ट्रक्शन साइट है। वैसे तो एक सामान्य कंस्ट्रक्शन साइट है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काम चल रहा है, लेबर काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो इसे असामान्य बनाती है वो ये है कि यहाँ पर काम करने वाली सारी लीडिंग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको महिलाएं लीड कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ जो इस प्रोजेक्ट को हेड कर रही हैं। मैम, क्या शुभ नाम है आपका? दिव्यश्री पानीग्राही। हमने जैसे कि देखा कि आपकी टीम में सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रही हैं। पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं पर, ये किस तरह का एक्सपीरियंस है और किस तरह का प्रयोग है? एक्सपीरियंस बोले तो बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस है, एक्साइटिंग है। ये तो हमने कभी भी नहीं सोचा था कि एक ऑल वुमेन कंस्ट्रक्शन टीम होगा और मैं उसको लीड करूँगी। तो ये इट्स लाइक अ माइलस्टोन मेरे लिए, मेरे पूरे टीम के लिए। तो एंटायर मैनेजमेंट टाटा से ही ये सोच निकलता है। हमने हमेशा सुनते आ रहे हैं बट अभी तो हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। मेजॉरिटी कंस्ट्रक्शन में मेल टीम रहते हैं, उनके साथ मैंने काम किया है, मेरे मेल कलीग्स के साथ काम किया है। बट पूरा लड़कियां कलीग्स के साथ काम करना एक्सपीरियंस अलग है, बिकॉज लड़कियां अलग स्वभाव की होती हैं, उनका काम करने का तरीका अलग होता है। तो उनके साथ मिलजुल के काम करना बहुत ही डिफरेंट है कंपेयर टू प्रीवियस मेरा 15 साल के एक्सपीरियंस में। यहाँ पर किन किन डिपार्टमेंट्स को महिलाएं लीड कर रही हैं? यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स, आप एग्जीक्यूशन बोलिए, प्लानिंग बोलिए, बिल्डिंग बोलिए, प्लांट एंड मशीनरी जिसमें अधिकतर लड़कियाँ मिलती ही नहीं है, स्टोर बोलिए, सारा मतलब आप कोई भी डिपार्टमेंट बोलिए कंस्ट्रक्शन का, सारा डिपार्टमेंट इज लेड बाय लेडीज ओनली। अनस्किल्ड लेबर आपके मैक्सिमम मेल है, मैक्सिमम क्या, मुझे तो सारे ही मेल दिख रहे हैं। तो उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनके साथ काम करना किस तरह से चैलेंजिंग है? चैलेंज था लोगों का माइंडसेट चेंज करना कि पहले लड़कियों से इंस्ट्रक्शंस लेना। एक लेबर कम्स फ्रॉम एन अनस्किल्ड बैकग्राउंड, ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं होता है, उनको ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं है दुनिया का, वो अपने ही दुनिया में है। तो एक लड़की से इंस्ट्रक्शंस लेना, उनके अंडर काम करना, वो माइंडसेट चेंज करना सबसे इम्पॉर्टेंट था और वही मैजिक प्ले किया। तो वहाँ वो बॉन्डिंग स्टार्ट हुआ। आज तो लेबर को हमारे कहने पे ही काम कर लेते हैं, वो फोर्स नहीं यूज़ करना पड़ता है। यानी देवश्री जिस तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रही हैं और करीब 28 फीमेल्स हैं जो इनके अंडर में इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार कर रही हैं, उस पूरी टीम से मिलते हैं और देखते हैं कि उनका एक्सपीरियंस किस तरह का है। प्रोजेक्ट मैनेजर के अलावा प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, MEP यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग, क्वालिटी, सेफ्टी, प्लांट एंड मशीनरी और सप्लाई चेन मैनेजमेंट समेत इमारत निर्माण से जुड़े सभी विभागों को महिलाएं ही लीड कर रही हैं। जिंजर के इस होटल प्रोजेक्ट में कुल 18 महिलाएं हैं। इनमें कई महिलाएं तो ऐसी हैं जिन्होंने पहले रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में सक्रिय भूमिका के साथ काम किया है, तो कुछ ऐसी भी हैं जो पहली बार रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं। लेकिन पूरी तरह से महिलाओं पर निर्भर इस प्रोजेक्ट में उनका अनुभव काफी दिलचस्प है। हमारे लिए सबके लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस रहा है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग का एक कोट था कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमेन। तो मुझे अभी लगता है कि वो चेंज होके अभी बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमेन देयर इज़ अ लाइक ट्राइब ऑफ ऑल वुमेन्स हु हैव हर बैक। इतने सारे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ काम करने में, वो भी सेम वुमेन्स के साथ काम करने में एक अलग मज़ा है। एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा है। जो हमको कंपनी ने अपॉर्चुनिटी दिया था वो हमने काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है। निर्माण क्षेत्र में जटिलताओं के चलते आमतौर पर पुरुषों का दबदबा देखने को मिलता है, लेकिन पहली बार टाटा प्रोजेक्ट ने महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाते हुए एक प्रयोग के तौर पर पूरे प्रोजेक्ट निर्माण के लिए खास तौर पर महिलाओं को ये अहम जिम्मेदारी सौंपी है। हर साइट पे सिर्फ 1 या 2 लड़कियां रहती थी, तो हमेशा हम लोगों का ड्रीम रहता था कि ऐसी कोई साइट हो जहाँ पे सिर्फ लड़कियां लीड करें, क्योंकि माइनॉरिटी में हमेशा हमने काम किया है। कंस्ट्रक्शन साइट हमेशा मेन ओरिएंटेड मानी गई है। यहाँ काम कर रही महिलाओं का कहना है कि साइट के मुकाबले ऑफिस में काम करना थोड़ा आसान है, लेकिन साइट पर वास्तविक चुनौतियों के साथ जूझते हुए काम करने का अलग ही अनुभव है। हमारे साइट पे मतलब पूरा गर्ल्स ही है, तो हम लोग को नाइट में भी खुद ही सब करना है, सब मैनेजमेंट करना है, परत लेबर्स को भी हमें ही हैंडल्स करना है, परत हम लोग को शिफ्ट वाइज मतलब सबका ध्यान रखना है। कॉन्क्रीटिंग होता है नाइट में, तभी हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। बिल्कुल इजी नहीं है, और वो भी साइट लेवल पे। सिविल इंजीनियर्स मिलेगी फीमेल्स मेनली इन हेड ऑफिस लेवल, दैट इज़ ओके 9 to 5, बट ऑन साइट जबकि लेबर्स के साथ सब टैकल करना है। व्हेन यू हैव अ सपोर्टिंग फैमिली, सपोर्टिंग बॉस, सपोर्टिंग कलीग्स, देन इट बिकम्स बहुत आसान हो जाता है। प्रोजेक्ट से जुड़ी महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए कि निर्माण साइट पर पूरी तरह से महिलाओं का नेतृत्व देखकर पुरुष कर्मचारी और मजदूर पहले थोड़ा असहज थे, लेकिन वक्त के साथ काम करना आसान हो गया और साइट पर मौजूद सभी पुरुषों के साथ अच्छा सामंजस्य बन गया। बेसिकली ये वुमेन प्रोजेक्ट है, तो लेबर वो सब भी हमको सपोर्ट करके हमारे साथ अच्छे से काम कर रहे हैं कि हम सब महिलाएं हैं, तो वो उसका मतलब ख्याल रख रहे हैं और हमें पूरा सपोर्ट करके वो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। टाटा प्रोजेक्ट के इस होटल साइट को महिलाओं की इस टीम ने कोविड के बीच यानी मार्च 2021 में शुरू किया था। अभी तक निर्माण अपने निश्चित समय के अनुसार चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को मई 2023 तक पूरी तरह से बनकर तैयार होना है। टीम का जज्बा ऐसा है कि वो इसे समय से पहले डिलीवर करने की बात कर रही है। आशा है आपको आज का ये शो पसंद आया होगा। आप अपनी राय या सुझाव हमें ईमेल या सोशल मीडिया पर दे सकते हैं। आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। अगले शो में होगी मुलाकात रियल्टी सेक्टर से जुड़े कुछ और मुद्दों के साथ। नमस्कार।